Okay, guys, you are with content, sir, and here we are going to study the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. एक्चुअली में ये जो पोएम है इसमें कुछ पुरानी मान्यताओं पर कुठाराघात किया गया है और ये महान कार्य रॉबर्ट फ्रोस्ट जैसे महान लेखक ही कर सकते हैं। एक्चुअली में पहले क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पुरानी एक मान्यता होती थी, है ना, कि कोई कौवा सिर में बैठ जाए तो बहुत बुरा मानते थे, कोई बिल्ली रास्ता नाक दे काली बिल्ली तो बहुत बुरा मानते थे, कुछ देर तक नहीं जाते थे, कोई जाते समय कोई छींक दे तो ये बोलना जाता था कि आज ओमेन हो गया, शुभ हो गया, अब जो है सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं मान्यताओं को पहले शुरू में ये पोएट भी मानते थे, ऐसा लग रहा है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब धूल नहीं होता, ये क्लियर कर दूँ। डस्ट ऑफ मित्र होता पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी डस्ट माने कण या डस्ट माने झाड़ना। यहाँ इसका जो मेनली अर्थ निकल रहा है झाड़ना। डस्ट ऑफ स्नो माने स्नो का झाड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है दबे अक्रो, दबे माने तरीका, अक्रो माने एक कौवा, है ना। उस तरीके से जब कौवे ने सूक माने झाड़ा या हिलाया, सूक डाउन माने या नीचे गिराया, है ना, ऑन मी मेरे ऊपर, तो नीचे क्या गिराया, है ना। यही क्या होता है कि मैंने पोएट एक बार क्या हुए किसी बर्फीले क्षेत्र में गए, ठीक है। तो बर्फीले क्षेत्र में गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री को ओमेन ट्री माना जाता है, बहुत पॉइजनस ट्री होता है। ओमेन ट्री नहीं माना जाता है, एक पॉइजनस ट्री होता है। दिस वन इज बहुत विषैला पेड़ होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर ये जो है तो एक मैंने कौवा बैठा था हेमलॉक ट्री के ऊपर, है ना, और यहीं से पोएट जो है तो जा रहे थे। तो स्थिति में या तो कौवा वहाँ से उड़ा या कहीं से उड़कर तो आया, ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। यह उड़ा तो या पता नहीं कैसे हिला, तो उनके ऊपर जो है तो कुछ पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर गिर गए, है ना। तो इस पर चूँकि उसको बहुत वो उन्होंने बुरा माना, ओमेन माना, इसलिए उन्होंने इस बात पर उन्होंने एक पोएम लिखी हुई है। लिखा द वे, जिस तरीके से आइक्रो एक कौवे ने शूक डाउन गिराया, आनमी मेरे ऊपर क्या गिराया, जो है तो द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण गिराए, है ना, या बर्फ कर झाड़े फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से झाड़े, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री माने हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक पेड़ से उन्होंने मेरे ऊपर क्या किया, वो बर्फ के कण झाड़े। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन उससे हैज़ गिवन दिया, है ना, माई हार्ट मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड माने मेरी मनोदशा बदल गई है, जो मेरा मन था बदल, क्योंकि मैं पहले दुखी था, जैसे उसने मेरे ऊपर मैंने ये झाड़ दिया, थोड़ा मेरा मन जो है थोड़ा सा एक्टिव हो गया, प्रसन्न हो गया। एंड सेव्ड मी पार्ट ऑफ अ डे, एंड सेव्ड और बचा लिया मैंने मुझे, है ना, पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। आई र्यूड का मतलब क्या होता है, आई हैड र्यूड यहाँ पर लिखा है। र्यूड, र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मैंने पछतावा करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा र्यूड का मतलब है द रिपेंटेड, टू रिपेंट, पछताना। तो हैड सेव्ड बचा लिया, एंड सेव्ड बचा लिया, है ना, सम पार्ट ऑफ अ डे मेरे कुछ दिन मैंने उस दिन के कुछ भाग को, आई हैड र्यूड मेरे पछतावे से, यानी मुझे जो मेरे मन में कुछ भ्रांतियाँ थी, है ना, और जैसे ही उसने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी जो स्नो के पार्टिकल्स से हमारे ऊपर झाड़े, है ना, तो मेरे मन में जो सैडनेस थी वो एकाएक चेंज हो गई, हमारा जो दुख था हृदय का वो बदल गया। तो हमें ये फील हुआ कि नहीं, ये चीज़ें ओमेन नहीं हैं, बल्कि ये चीज़ें अच्छी हैं, और कोई चीज़ इस संसार में बुरी नहीं होती। द थिंग वाट एवर मेड बाय द गॉड और नेचर नेवर बी ओमेन, दैट ऑलवेज बी गुड। तो ये तो हुई इस मैंने पोएम की क्या कहना चाहिए अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा अपन पोएटिक डिवाइस को यूज कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोएटिक डिवाइस में। सबसे पहले एलिट्रेशन देख लेते हैं कि एलिट्रेशन कहाँ पर है ना। दो जगह यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक जगह आया है यहाँ पर, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। एलिट्रेशन को हिंदी में बोले थे अनुप्रास, है ना। जो पोएटिक डिवाइस जो फिगर ऑफ स्पीच अपन देख रहे हैं,
तो अनुप्रास, अनुप्रास का मतलब होता है वही शब्द जो है बार बार अलग अलग शब्दों में आए। और इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है, अगर कोई शब्द है, क्योंकि इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वहाँ पर ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, ये 5 जो अक्षर हैं, उनके अलावा बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर वो कॉन्सोनेंट्स है ना किसी भी लाइन में लगातार माने कंजुगेटिव हो, कंजुगेटिव मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है सेव्ड सम, तो सेव्ड में एस और सम में एस, ये दोनों एस जो है तो माने कंजुगेटिव है, माने एक के बाद एक आए हुए, ठीक है, यानी शब्द अलग अलग हो लेकिन उसमें जो आया हुआ जो पहले अक्षर का उच्चारण है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट लेटर इज सेम एंड विच बिलोंग टू द कॉन्सोनेंट, जो यदि व्यंजन हो, ठीक है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन माने पोएटिक डिवाइस मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहली एलिट्रेशन कहाँ पर है, सेव्ड और सम में, सेव से एस और सम में एस, यानी यहाँ पर होगा एलिट्रेशन, ठीक है, एलिट्रेशन TRATION, ओके। नेक्स्ट वन और देखो, एक जगह देख लेते हैं और एलिट्रेशन कहाँ पर यूज किया गया है, लिखा है एलिट्रेशन, माय हार्ट, Chinjapur saved myself. One times, it's in, I'm not finding, another one. It seems desktop is no. Yeah, here has given my heart, यहाँ हैज़ में एच और हार्ट में एच, यहाँ पर क्योंकि अब यार इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है हैज़ में भी एच आया और हार्ट में भी एच आया और यहाँ हैड में भी एच आया, तो हम कहते हैं कि ये भी यहाँ भी कोई इलिट्रेशन ऐसा नहीं है, माने या तो क्लोज वर्ड हो दोनों, या तो एक साथ हो या तो उस लाइन में हो, पर वो दूसरी या तीसरी लाइन में मतलब इसमें मान्य नहीं होता है। तो इलिट्रेशन मतलब जो अनुप्रास होता है, तो फिर जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें है ना, हिंदी में होता है, तो एक ही लाइन में चाक की आवृत्ति हुई है ना, तो वहाँ पर इलिट्रेशन माना जाएगा, अनुप्रास माना जाएगा। ये तो पहली पोएटिक डिवाइस हो गई। और देख लेते हैं यहाँ पर इंजर्बमेंट यूज किया गया है। इंजर्बमेंट एक पोएटिक डिवाइस होती है, इंजर्बमेंट ENJAMBMENT, इंजर्बमेंट। इंजर्बमेंट पोएटिक डिवाइस क्या होती है देख लेते हैं। जनरली कोई भी जो पोएम लिखी जाती है तो पोएम के लास्ट में कामा लगा होता है, ठीक है, या फुल स्टॉप लगा होता है। अगर नहीं लगा हुआ है ना, तो वो जो पोएम होती है तो इंजर्बमेंट में थी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यहाँ भी नहीं लगा है, इसमें भी इंजर्बमेंट हो गया। फिर यहाँ भी नहीं, तो यहाँ भी इंजर्बमेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ भी कामा तो नहीं लगा है, यहाँ भी। टोटल कुल मिलाकर ये जो 8 लाइन की जो है पोएम तो पूरा इंजर्बमेंट का एग्जाम्पल हो गया है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 2 पोएटिक डिवाइस हमने देख ली। एक तीसरी पोएटिक डिवाइस एक और यहाँ पर मिल रही है, देख लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर एक वर्ड शूक डाउन ऑन, यहाँ पर शूक में ओ, डाउन में ओ और ऑन में ओ। यहाँ पर जो वर्ड्स है इसमें 2 वर्ड एक्चुअली में होते हैं, जो 2 वर्ड यूज किए जा रहे हैं। एक होता है एसोनेंस, ASSONANCE, एसोनेंस, और एक होता है कॉन्सोनेंस, CONNOSNAS, है ना, NC कॉन्सोनेंस। तो अब यहाँ पर एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में 2 अर्थ इसका समझ लेते हैं। एसोनेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई वोवेल साउंड या यू रिपीटेड हो और एक ही राइम लेकर के, जैसे सो, शॉक, डाउन, ऑन, तो नहीं ओ की आवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है यहाँ पर एसोनेंस। और यहीं पर अगर कोई कॉन्सोनेंट इस प्रकार से राइम में चलता तो उसमें क्या हो जाता, कॉन्सोनेंस हो जाता है ना। तो कॉन्सोनेंट तो आया नहीं है, तो एसोनेंस यानी यहाँ वोवेल आया है यानी एसोनेंस। ये तीसरी पोएटिक डिवाइस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो कुल मिलाकर इतनी ही पोएटिक डिवाइस। हाँ, इसकी थोड़ा राइम स्कीम को जरूर समझ लेते हैं। राइम स्कीम क्या होती है थोड़ा क्लियर करेंगे।
जैसे लिखा द वे अक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप पहले इन 4 लाइन में देखते हैं, है ना, दिस 4 लाइन्स। यहाँ पर लिखा द वे अक्रो, यहाँ पर क्रो है 1 नंबर, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो यहाँ क्रो और स्नो, तो अगर मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए और इसको भी मान लिया ए, इसका दोनों की राइम सेम है। फिर देखते हैं दूसरी लाइन में जाते हैं, शूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी ट्री, इसमें भी एक राइम स्किल हो गई, स्कीम हो गई थी। हम इसको हमने मान लिया बी, इसमें मान लिया बी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, ए, इसमें ए, मी में बी और ट्री में बी, ठीक है। अब हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड माई पार्ट, हार्ट पार्ट यानी इसको हमने मान लिया सी, इसको मान लिया सी। फिर आ चेंज ऑफ मूड, इसको मान लिया डी, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मूड र्यूड यानी इसको मान लिया डी, इसको मान लिया डी। तो इसमें जो राइम स्कीम यूज की गई है तो क्या है, ए बी और सी डी राइम स्कीम यूज की गई है। तो बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि द वर्ड वट एवर आई हैव डिफाइंड हियर, और जो मीनिंग हमने यूज किया है उसको हालांकि याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें अपन सीख रहे हैं तो उस चीज़ को क्या करना चाहिए, एक बार 2 बार, अगर एक बार में समझ नहीं है तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और जहाँ तक क्लास 10th एग्ज़ाम की बात है तो ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, और एग्ज़ाम में कभी स्ट्रक्ट के रूप में आ जाती हैं, और ये कभी अभी तो एग्ज़ाम का ये क्या है कि रेशियो है कि एग्ज़ाम में जो है तो ये पोएटिक डिवाइस भी यूज की जा रही है, प्रश्न आते हैं, इसलिए बच्चों को इसको भी आई थिंक स्टडी करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।